Hello and good morning, students. Welcome to our online session. Students, today we are going to discuss fourth part of the chapter, that is constitutional design. So students, let's recall the first what we read in the last part of the video. We read about the need of the constitution and the example of South African constitution. We also read about the interest of the white minority. So students, let's begin the chapter with its fourth part of this chapter with its continuation. So let's begin. So students, today we are going to start from page number 22. Okay, so let's begin. तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में दोनों कम्युनिटीज में ट्रस्ट नहीं था, वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि आखिर इन चीजों को कैसे किया जाए. ओके, सो आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज. तो आपस में बहुत लंबा नेगोशिएशन चला, बहुत लंबा डिस्कशन चला, उसके बाद ही दोनों पार्टियां कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एग्री हुई. तो हमने स्टूडेंट्स आप याद कीजिए कि हमने पीछे पढ़ा था कि 2 साल का जो लंबा डिस्कशन चला था, आफ्टर 2 years लॉन्ग डिस्कशन, तो उसी में नेगोशिएशन किया गया था जिसमें दोनों पार्टीज जो है ये आपस में एग्री हो गई. ठीक है, कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने. The white agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. तो जो व्हाइट माइनॉरिटी थी वो एग्री हो गई इस प्रिंसिपल पे कि मेजोरिटी रूल के प्रिंसिपल पे एग्री हो गई कि एक पर्सन और उसका एक ही वोट होगा. ओके, दे आल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स. और वो इस चीज पर भी राजी हो गए, पुअर पीपल उनके राइट्स, उनके कुछ बेसिक राइट्स और वर्कर्स के कुछ बेसिक राइट्स के मुद्दे पर भी वो लोग राजी हो गए. ओके, द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट. और जो ब्लैक्स थे वो एग्री हो गए कि जो मेजोरिटी रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा. ओके, तो इस तरीके से लोग राजी हो गए. सो they agreed that the majority would not take away the property of the white minority. This compromise was not easy. वो इस बात पर राजी हो गए कि जो व्हाइट माइनॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में थी, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उसको छीना नहीं जाएगा. तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों कम्युनिटीज के लोगों ने एक दूसरे की बातों को माना और अपने विचारों के साथ, बातों के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज किया. ये कॉम्प्रोमाइज एक तरीके से इजी नहीं था. सो हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइजिंग गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड. तो इस कॉम्प्रोमाइज को किस तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा. इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर. और अगर यदि मानो कि अगर इसे ट्रस्ट को, एक दूसरे के ट्रस्ट को अगर मैनेज किया भी जाता है, तो क्या गारंटी कि वो फ्यूचर में टूटेगा नहीं. इसकी कोई गारंटी तो है नहीं. ओके, so the only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. ठीक है, तो एक ही तरीका है और मेंटेन करने का एक तरीका है. ठीक है, ट्रस्ट को मेंटेन करने का, उसको बिल्ड करने का एक ही तरीका है कि इस तरह की सिचुएशन में कुछ ऐसे रूल्स दिए जाएं. ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स लिखे जाएं जैसे गेम में, जो एक किसी भी गेम में रूल्स लिखे जाएं, सम रूल्स ऑफ द गेम, गेम के कुछ ऐसे रूल्स लिखे जाएं जिसे सभी लोग फॉलो करें. ठीक है, सभी लोग फॉलो करें. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स से तो होता है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि कंट्री को गवर्न करने के लिए यूज किया जाता है, एक कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए यूज किया जाता है. अब रूल्स ही नहीं बताएंगे तो हम क्या फॉलो करेंगे और सरकार क्या फॉलो करेगी. दिस रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर. ठीक है, ये रूल्स जो दिए जाते हैं इसमें ही बताया जाता है कि जो रूलर्स होते हैं वो फ्यूचर में किस तरीके से उनका सिलेक्शन किया जाएगा, किस तरीके से उनको चूज किया जाएगा. दिस रूलर्स These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. ये जो रूल्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं, ये रूल्स ये भी डिटरमाइन करते हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो काम करने के लिए किस तरीके से एम्पावर्ड होगी और वो कौन कौन से काम कर सकती है, कौन कौन से काम नहीं कर सकती. फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन. और ये जो है सिटीजन्स के राइट्स को भी डिसाइड करती है. ओके, सो these rulers will work only if the winners cannot change them very easily. ये जो रूल्स जो बनाए गए हैं ये रूल्स तभी वर्क करेंगे जब जो विनर है उनको इजीली चेंज नहीं कर सकते. मतलब जो जीतने वाली पार्टी अगर उसको इजीली चेंज नहीं कर पाए तभी ये रूल्स वर्क कर सकते हैं. दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड. ठीक है, यही साउथ अफ्रीका के लोगों ने किया. दे एग्रीड ऑन द सम बेसिक रूल्स, वो कुछ बेसिक रूल्स पे एग्री हो गए. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these.
ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो रूल्स होंगे ये सुप्रीम होंगे, सबसे उत्कृष्ट होंगे और कोई भी गवर्नमेंट इसको इग्नोर नहीं करेगी। द सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो सेट ऑफ बेसिक रूल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक रूल्स के जो सेट होते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। मींस कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही नहीं है, कोई यूनिक नहीं है साउथ अफ्रीका में। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। हर कंट्री के पास डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल मीन डाइवर्सिटीज है। आप इंडिया में देख लो, अलग अलग कास्ट के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो डाइवर्सिटी सारी कंट्रीज में मिलती है। ठीक है, द रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द व्हाइट्स एंड ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। ओके, तो जो दूसरी कंट्रीज है जहां पर डाइवर्स ग्रुप रहते हैं, वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में हेट्रेट की भावना थी जैसे साउथ अफ्रीका में, वैसे ही हेट्रेट की भावना थी। बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, जैसे यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर ब्लैक्स और व्हाइट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ईच एंड एवरीवन आर इक्वल। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई हेट्रेट की भावना नहीं थी जैसे साउथ अफ्रीका में थी। बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं था। ओके, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो सबके डिफरेंसेस है, सब में किसी के ओपिनियन में डिफरेंस मिलेगा, किसी के इंटरेस्ट में डिफरेंस मिलेगा, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को कहीं घूमना पसंद है, किसी को कहीं घूमना पसंद है। डिफरेंस मिलेगा तो इंटरेस्ट में और उनके ओपिनियंस में मिलेगा। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे ना हो। ठीक है, मोस्टली कंट्रीज में जो वर्ल्ड की हैं उनमें कुछ बेसिक रूल्स आपको जरूर मिलेंगे। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू द गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर जस्ट अप्लाई नहीं होते हैं। एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो कोई भी एसोसिएशन हो उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। इट कुड बी क्लब इन योर एरिया, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि कोई एसोसिएशन हो तो भी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होगी, कोई क्लब हो आपके एरिया में उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होगी, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सब में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको हम फॉलो करते हैं, हमारी सरकारें फॉलो करती हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, so thus the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. It means कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेट ऑफ रिटन रूल्स है, लिखित में लिखे गए जो रूल्स है उनका एक सेट है जो सभी लोगों के द्वारा, जो वहां पर उस कंट्री में रहते हैं उन सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। Constitution is a supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizen and also the relationship between the people and the government. So constitution एक supreme law है, सबसे बड़ा कानून होता है जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं, जो क्या डिटरमाइन करता है, रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है। मींस कि जो टेरिटरी में रहते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं हमारे, जिनको हम सिटीजन्स बोलते हैं उनको, और ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है लोगों और सरकार के बीच के रिलेशनशिप को। A constitution does many things. Constitution जो है बहुत सारी चीजें करता है। It's very important. Constitution एक बहुत जरूरी और बहुत important है। तो देखें कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो सबसे पहले ये ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को जनरेट करता है, लोगों के बीच में ट्रस्ट को पैदा करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, जो अलग अलग तरह के लोगों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो आपस में साथ में रह सकें। Second, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decision. Second क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, किस तरीके से सरकार बनाई जाएगी और किसके पास जो है वो डिसीजन लेने की पावर्स होंगी। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजंस आर। थर्ड, ये गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है और बताता है कि सिटीजंस के राइट्स क्या हैं। Fourth, it expresses the aspiration of the people about creating a good society. ये लोगों की महत्वाकांक्षाओं, एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करता है ताकि एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। ओके, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। All countries that have constitution are not necessarily democratic. मीन्स कि ऐसी सारी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ऐसी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। ठीक है, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन दैट अमेरिका गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएसए के जो लोग थे, वहां के जो रहने वाले लोग थे, वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ इंडिपेंडेंस का फाइट लड़ रहे थे,
तो उसके बाद जब अमेरिका आजाद हुआ तो उन्होंने अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, अपना बनाया। आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के बाद जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया, ठीक है। सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और तब से ही ये एक प्रचलन बन गया है, ये एक प्रचलन बन गया है कि ठीक है, सारी डेमोक्रेसीज में कि उनके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होना ही चाहिए, एक प्रचलन बन गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ टॉपिक नंबर 2.3, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So it was also a very huge and difficult task for making the constitution. So start करते हैं 2.3 टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीड करना। Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. तो देखा जैसे कि हमने साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने सर्कमस्टांसेस को फॉलो करना पड़ा था, कितने सर्कमस्टांसेस आए थे, तो इसी तरीके से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी तैयार करने में काफी डिफिकल्टी जो है, काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में इसे बनाना पड़ा था। The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not very easy affair, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, ठीक है, इतनी बड़ी और इतनी डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया का कोई इतना इजी टास्क नहीं था। इट वाज वेरी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर देम टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द country like India. At that time, the people of India were emerging from the status of the subject to that of the citizens. और उस समय एक तरीके से जो इंडिया के लोग थे उन्हें सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता था, यानी उन्हें नागरिकता एक तरह से नहीं मिली हुई थी। वे किसी देश के नागरिक नहीं थे, उनके ऊपर केवल शासन किया जा रहा था। उस स्थिति से लोगों को निकालकर सिटीजन के रूप में तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर। द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। तो अगर हम देखें तो जो पार्टीशन हुआ था, ठीक है, जो कंट्री जो बनी थी वो जो पार्टीशन हुआ था वो किस बेसिस पे हुआ था, रिलीजियस डिफरेंस पे हुआ था। मतलब पहले रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पर अलग हुए, उसके बाद एक तरीके से पार्टीशन हुआ। दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और एक तरीके से ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। तो पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में, हिंसा में लगभग 10 लाख लोग जो है वो मारे गए थे बॉर्डर के दोनों साइड्स के बॉर्डर पे, ठीक है। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। और जहां पर ये एक प्रॉब्लम थी कि रूलर्स के सामने, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, उनके सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके सामने प्रॉब्लम यह थी कि जो प्रिंसली स्टेट थे यानी जो राज्य जिन पर राजा रूल कर रहे थे, उनको ब्रिटिशर्स ने आजादी दे दी कि वो या तो इंडिया के साथ जा सकते हैं या वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आजादी उनको दे दी गई थी। सो द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय मर्जर की बात आई, यानी उस समय जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया में शामिल करने की बात आई। तो ये तो था, ये बहुत डिफिकल्ट और अनसर्टेन टास्क था। डिफिकल्ट तो था, अनसर्टेन मींस कि ये स्टेट्स इंडिया में शामिल होंगे नहीं होंगे, ये बहुत अनसर्टेन था, अनिश्चित था, ठीक है। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लिखा जा रहा था, जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय इंडिया का जो फ्यूचर था वो उस समय इतना सिक्योर नहीं दिख रहा था जितना कि आज दिखता है। उसका रीजन यह था कि कौन सा प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ आएगा, कौन सा प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ नहीं आएगा, और आगे चलकर क्या स्थिति होगी, आगे क्या होगा, ये एक तरीके से कहीं भी सर्टेन नहीं दिख रहा था। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटी अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, उनके मन में एंजाइटी थी, चिंता थी उनको कि हमारे देश का प्रेजेंट कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। तो उनके मन में चिंता थी। प्रेजेंट मींस 1947 और 48 का समय था जो, वो कैसा हो, और फ्यूचर के बारे में उनको बहुत टेंशन थी फाइनली। तो इस तरीके से जो मतलब ये कैसे सिक्योर होगा, किस तरीके से हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। ओके,